प्लीज़ डू लाइक। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले चीन की। चीन के इंजीनियरों ने एक बार फिर कमाल करते हुए दुनिया को चौंकाया है। जल्दी ही चीन में एक और मेगा प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। यह मेगा प्रोजेक्ट सुआंगबाओ ब्रिज है, जो चीन के चोंगकिंग में दो घाटियों की चोटियों पर बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डबल आर्क ब्रिज है। इसको बनाए जाने का काम अब फाइनल फेज़ में है और अगले साल 2025 में इसे यातायात के लिए पूरी तरह से खोल दिए जाने की उम्मीद है। इस ऐतिहासिक पुल को बनाने में करीब 7.1 अरब पाउंड की लागत आई है। इस पुल पर 6 लेन में ट्रैफिक चलेगा। 285 मीटर ऊंचाई और 380 मीटर विस्तार और 16 मीटर की चौड़ाई वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा डबल आर्क पुल है। अपने निर्माण के साथ ही इसने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। सुआंगबाओ ब्रिज में अगर बीम के केंद्र के बीच मापा जाए तो पुल में लगभग 380 से 504 मीटर के दो बैक टू बैक कंक्रीट से भरे स्टील ट्यूबुलर स्पैन है। संरचना बनाने वाली हर एक रिब का वजन करीब 200 टन तक है। विशाल 6 लेन का ये पुल एक नए 2G65 एक्सप्रेसवे लिंक का हिस्सा है। ये एक्सप्रेसवे दो नदियों दादोंगे और जियाहोगी नदियों को पार करते हुए पेंशुई शहर से युआंग से याने एक्सप्रेसवे तक दक्षिण में जाता है। सुआंगबाओ ब्रिज इसलिए भी खास है क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पुल का निर्माण एक बेहद मुश्किल काम था। इस इलाके में घुलने वाली चट्टानें, सिंकहोल, गुफाएं और डूबती हुई धाराएं हैं। ऐसे में 16 मीटर की चौड़ाई को कवर करते हुए 6 लेनिंग की संरचना एक अविश्वसनीय काम था। इस परियोजना के लिए व्यापक ऑन साइट अन्वेषण और माप की आवश्यकता थी। साथ ही विभिन्न जटिल स्थितियों पर व्यापक विचार भी शामिल था। इसमें पुल द्वारा भूवैज्ञानिक स्थितियों पर पड़ने वाला तनाव भी शामिल था, लेकिन इसे चीनी इंजीनियरों ने संभव कर दिखाया। एक बार चालू होने के बाद यह पुल चीन के केंद्रीय शहर चोंगकिंग से युआंग और शिओशान तक की यात्रा में लगने वाले समय को करीब घंटे तक कम कर देगा। चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के नंबर 2 पब्लिक ट्रांसपोर्ट ब्यूरो ने कहा है कि दुनिया में सबसे बड़े डबल आर्क ब्रिज का रिकॉर्ड तोड़ने के अलावा उसने निर्माण के दौरान स्वतंत्र क्रेनों की दुनिया की पहली केबल क्रेन स्पैन का उपयोग किया है। इस प्रकार की उन्नत तकनीक का प्रयोग इससे पहले चीन में पहले कभी नहीं किया गया था। इसने बलों के असंतुलन को खत्म करने के लिए एक सक्रिय संतुलन समर्थन प्रणाली का भी उपयोग किया। साथ ही पहली बार डिजिटल प्री असेंबली तकनीक लागू की गई। यह 3D लेजर स्कैनिंग और मेहराब के खंडों और पसलियों पर बिंदु बादलों के निर्माण पर आधारित था, जिसने मिलीमीटर स्तर पर सटीकता के साथ अंतिम असेंबली में महत्वपूर्ण समय बचाया। आइए अब अमेरिका के बम वर्षक विमानों के बारे में बात करें। अमेरिका के परमाणु हमला करने में सक्षम B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्स बमवर्षक विमान ने ब्रिटेन से उड़ान भरकर रूस के कैलिनिंग्राद के चारों ओर चक्कर लगाया है। इसे अमेरिका की उकसावे की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार नाटो गठबंधन के कथित तौर पर इस मिशन का उद्देश्य रूस को चेतावनी देना था कि उसके सदस्य क्या करने में सक्षम हैं। इन बमवर्षक विमानों के मार्ग को यूके डिफेंस जनरल ने ट्रैक किया, जिससे पता चला कि B-52 विमानों ने ब्रिटेन से उड़ान भरी थी। इसके बाद उन्होंने रूस के लिए उड़ान भरकर कैलिनिंग्राद के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर से RAF फेयरफोर्ड बेस पर लौट आए। यूरोप में अमेरिकी वायुसेना ने पुष्टि की है कि दो B-52H स्ट्रैटोफोर्ट्स विमानों ने मंगलवार को बाल्टिक क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी और बॉम्बर टास्क फोर्स BTF-24 3 ऑपरेशन के हिस्से के रूप में स्पेनिश F-18 हॉर्नेट्स, जर्मन वायुसेना के यूरोफाइटर्स टाइफून और पोलिश MiG-29 विमानों ने उनको हवाई सुरक्षा मुहैया कराई। प्रवक्ता फर्स्ट लेफ्टिनेंट जो हाक ने द सन को बताया कि BTF-24-3 नाटो सहयोगियों और साझेदार देशों की बाल्टिक सागर को स्थिर और समृद्ध बनाए रखने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता का प्रदर्शन है। उन्होंने कहा, यह संभावित विरोधियों को एक कड़ा संदेश भेजता है, आक्रामकता को रोकता है, स्थिरता को बढ़ाता है, यूरो अटलांटिक जनता को आश्वस्त करता है। यह अभ्यास विशेष रूप से रूस के लिए एक डिटरेंस के रूप में माना जाता है कि रूस इस क्षेत्र में बाल्टिक और जेलेनोड्राड्स्क शहरों के पास के क्षेत्रों को चुराने के लिए अपने क्षेत्रीय जल को फिर से खींचने की कोशिश कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में 4 अमेरिकी वायुसेना B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्स बमवर्षक BTF यूरोप 24/3 शुरू करने के लिए यूके के रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ड पहुंचे। कलिंगनाद रूस का एक दूर स्थित सैन्य बेस है, जहां रूसी सेना ने परमाणु बमों को तैनात किया हुआ है। कलिंगनाद में रूसी नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय है, जो वर्तमान में रूस के 46 प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है। ये यूरोपीय संघ के सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित रूसी सैन्य अड्डा है। यह जगह करीब
223 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। यह एकमात्र ऐसा इलाका है जो रूस की मुख्य भूमि से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है। इसकी एक दिशा में लिथुआनिया, दूसरी दिशा में पोलैंड है, जबकि उत्तर में बाल्टिक सागर मौजूद है। कलिंगनाद ऐतिहासिक रूप से रूसी साम्राज्य का अंग रहा है। इसकी जड़ें पूर्वी एशिया और उसकी राजधानी कोनिग्सबर्ग से जुड़ी हुई हैं। आइए हम बात करते हैं चीन की सीनाजोरी की। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने सिक्किम में भारतीय सीमा से 150 किलोमीटर से भी कम दूरी पर अपने सबसे एडवांस J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को तैनात किया है। वहीं हाल ही में वाशिंगटन के थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटे विवादित इलाके में 2018 और 2022 के बीच 624 गाँव बसाए हैं। ये गाँव 4 अलग अलग जगहों पर बसाए जा रहे हैं। सेटेलाइट तस्वीर के जरिए खुफिया जानकारी एकत्र करने वाली ऑल सोर्स एनालिसिस ने खुलासा किया है कि तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर सिगात्से में चीन की वायुसेना ने अपने एडवांस J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। चीन सिगात्से में बने इस एयरपोर्ट का उपयोग सैन्य नागरिक हवाई अड्डे के तौर पर करता है। यह हवाई अड्डा 12,408 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई अड्डों में से एक है। सेटेलाइट तस्वीरों में KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी दिखाई दे रहा है। सिगात्से में J-20 विमानों की तैनाती आश्चर्यजनक। वहीं भारतीय वायुसेना को भी इन J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती के बारे में जानकारी है। 27 मई 2024 को मिली कई सैटेलाइट तस्वीरों को ऑल सोर्स एनालिसिस ने विश्लेषण किया है। उनके मुताबिक J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान चीन का अभी तक का सबसे एडवांस ऑपरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। वहीं इस विमान को चीन के पूर्वी प्रांतों में तैनात किया गया है। तिब्बत के सिगात्से में इन विमानों की तैनाती आश्चर्यजनक है। ऑल सोर्स एनालिसिस ने विश्लेषण के मुताबिक ये विमान 27 मई 2024 को ही एयरबेस पर पहुंचे थे। इससे पहले ग्राउंड क्रू और सहायक उपकरणों की संभावित तैनाती के लिए Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग की थी। हालांकि स्पष्ट नहीं हो सके कि चीन ने इन J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट को सिगात्से में स्थायी रूप से तैनात किया है या टेम्पररी, लेकिन भारतीय सीमा के पास उनकी तैनाती चौंकाने वाली है। सिगात्से में 6 J-20 लड़ाकू विमान। सिगात्से में 6 J-20 लड़ाकू विमानों के अलावा 8 J-10 लड़ाकू विमान और एक KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत ने भी चीन से तनातनी को देखते हुए 36 राफेल लड़ाकू विमानों के बेड़े को LAC पर तैनात किया है। हालांकि गुरुवार को ही वायुसेना ने आधिकारिक तौर पर बताया था कि उनमें से 8 राफेल फाइटर जेट अमेरिकी वायुसेना के साथ हवाई युद्ध अभ्यास के लिए अलास्का गए हुए हैं। सिगात्से एयरबेस पश्चिम बंगाल के हासीमारा से 290 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है, जहाँ भारत ने 16 राफेल के अपने दूसरे स्क्वाड्रन को तैनात किया है। वहीं गैंगटॉक से इसकी दूरी 233 किलोमीटर है। इससे पहले चीन ने अपने कब्जे वाले तिब्बत में J-20 फाइटर जेट की तैनाती की थी। चीन के होटन प्रांत के झिंजियांग में ये J-20 विमानों को देखा गया था। इससे पहले इस अप्रैल महीने में सेटेलाइट इमेज से ही खुलासा हुआ कि चीन ने ले एयरबेस से 382 किलोमीटर दूर होटान एयरबेस पर नए रनवे का निर्माण किया है। होटान एयरबेस पर बने नए रनवे की लगभग लंबाई 3,700 मीटर है। वहाँ चीन ने 2 रनवे बनाए हैं, जिनमें से एक उपयोग सैन्य गतिविधियों के लिए है और पुराने रनवे का इस्तेमाल नागरिक सेवा के लिए कर रहा है। चीन के बनाए नए रनवे की लंबाई अधिक होने की वजह से इस पर छोटे लड़ाकू विमानों के साथ बड़े सैन्य विमानों को भी उतारा जा सकता है। होटान एयरबेस पर चीन पहले से ही J-20 फाइटर जेट, शेनयांग J-8 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट, सनाक्सी Y-8G और KJ-500 अर्ली वार्निंग अवाक्स एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस यूनिट को तैनात किया है। आइए हम बात करें इसराइल की। इसराइल ने अमेरिकी चेतावनी और वैश्विक आलोचना को दरकिनार करते हुए मंगलवार को रफा के सिटी सेंटर पर कब्जा कर लिया। लंबे समय से अमेरिका सहित तमाम देश इसराइल को रफा से दूर रहने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन सोमवार को एक कैंप पर हवाई हमले के बाद मंगलवार को रफा के सिटी सेंटर पर इसराइल टैंक पहुंच गए। इसके साथ ही रफा के अलग अलग हिस्सों में मंगलवार को ज़मीनी और हवाई दोहरी कार्रवाई में 20 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजरायली कार्रवाई को डरावना बताते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, गाजा में कोई सुरक्षित जगह नहीं है, यह आतंक रुकना चाहिए। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को डरावनी कार्रवाई कर रोकने को कहा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले ही चेताया था कि अगर इसराइल ने रफा पर धावा बोलने की रेड लाइन पार की तो अमेरिका हथियार नहीं देगा। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति की इस चेतावनी को दरकिनार कर इसराइल ने रफा पर न केवल सोमवार को बड़ा हमला किया, बल्कि मंगलवार को सिटी सेंटर पर कब्जा कर हवाई और ज़मीनी हमले जारी रखे। सोमवार को रफा में एक कैंप पर इसराइली हमले में 45 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को दुखद हादसा बताते हुए मामले की जांच कराने का आदेश दिया है। वहीं बाइडेन प्रशासन ने कहा कि इसराइल को हमले सटीक करने चाहिए जिनमें नागरिकों को न्यूनतम नुकसान पहुंचे। पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को हमास के बर्बर हमले के बाद शुरू हुई इसराइली कार्रवाई में अब तक 36,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसराइली डिफेंस फोर्स के मुताबिक इनमें से करीब 12,000 हमास आतंकी हैं। 3 यूरोपीय देश स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने अपनी अपनी संसदों के जरिए फ़लस्तीन को संभव राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है।
इन दोषों की मान्यता के साथ संयुक्त राष्ट्र के सदस्य 193 देशों में से अब 140 देश स्वतंत्र संभू फ़लस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दे चुके हैं। हालांकि डेनमार्क के संसद ने फ़लस्तीन को मान्यता देने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। संयुक्त राष्ट्र फ़लस्तीन शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक बीते 3 सप्ताह के भीतर रफ़ा से 10 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। जंग की शुरुआत में रफ़ा पहुंचे लोग भी पलायन कर रहे हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा संचालक जॉन किर्बी ने अमेरिका अभी नहीं मानता कि रफ़ा में कोई बड़ा ज़मीनी अभियान चलाया जाना चाहिए। हम नहीं चाहते कि इजरायली सेना की बड़ी टुकड़ियां रफ़ा के बड़े इलाकों में घुसे। अमेरिका मध्य पूर्व के पूरे घटनाक्रम पर बहुत करीब से नज़र रख रहा है। उन्होंने साफ किया कि किसी भी परिस्थिति में निर्दोष लोगों की मौत बेहद दुखद है। नुकसान जितना संभव हो सके कम किया जाना चाहिए। रफ़ा में इजरायली सेना के हमले पर किर्बी ने कहा कि वहाँ से विनाशकारी तस्वीरें रिपोर्ट सामने आई हैं। IDF के हमले में दर्जनों निर्दोष फ़लस्तीनी मारे गए हैं, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। सभी ने दिल दहलाने देने वाली तस्वीरें देखी हैं। युद्धग्रस्त इलाके का मंजर भयावह है। इस हिंसक संघर्ष में किसी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। इसराइल को हमास पर हमला करने का पूरा अधिकार है। हमले में हमास के 2 शीर्ष आतंकवादी भी मारे गए हैं, लेकिन निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए इजरायली सेना को हर संभव सावधानी बरतनी चाहिए। अधिक जानकारी जुटाने के लिए अमेरिका ने कई स्तरों पर इजरायली रक्षा बलों से संपर्क किया है। हम IDF और ज़मीन पर मौजूद दूसरे भागीदारों के साथ सक्रियता से जुड़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।